Good morning students of class 11th. Today in our economics class we are doing our lesson number 2, that is central problems of an economy. एक इकोनॉमी के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है, कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, उसमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या होती हैं, उसके सॉल्यूशन क्या क्या रहेंगे, किस किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हम पहले देख चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है एक इकोनॉमी में? एक इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो 3 टाइप्स की हैं। पहली, क्या प्रोडक्शन करें, क्या प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन किस चीज़ का करें, कंज्यूमर गुड्स का या कैपिटल गुड्स का। नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से उस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा हमारा, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है हमें, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। एंड थर्ड वन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किस सेक्शन के लिए, किस सेक्टर के लिए हमें कितना प्रोडक्शन करना है। ये सब तीनों चीज़ें क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशन भी होता है। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसको आज हम करेंगे। आज का हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक यही है, सॉल्यूशंस टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। अलग अलग देश की जो अलग अलग इकोनॉमीज़ होती हैं वो अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट करती हैं, सॉल्यूट करती है। कैसे? फर्स्ट वन इज हम पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी के बारे में। मार्केट इकोनॉमी होती क्या है? मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें देखिए जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मार्केट क्या है, प्रधान है, लीड कर रहा है। मीन्स मार्केटियर खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या प्रोडक्शन करना है, किस टेक्निक से करना है और किसके लिए करना है। 3 प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रोडक्शन करना है, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, किसके लिए। कोई भी प्रोड्यूसर है, हम किसी भी प्रोड्यूसर के बारे में बात करें, वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करना ज़्यादा पसंद करेगा, जहाँ पर उसको ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे वहीं उसी चीज़ का वो प्रोडक्शन करेगा। तो व्हाट का आंसर हमें मिल गया है क्या, एक प्रोड्यूसर मार्केट इकोनॉमी के अंदर उसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, जो मार्केट में जिसका उससे सबसे ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा उसी चीज़ की प्रोडक्शन वो करेगा। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा क्लियर है, जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उसी चीज़ की वो प्रोडक्शन करेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, वो टेक्निक अपनाएगा कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए जिस टेक्निक में उसकी कॉस्ट कम आए, इनपुट्स की कॉस्ट कम हो, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम आए। क्यों? कॉस्ट कम आएगी तभी उसके प्रॉफिट्स या मार्जिन्स एक्स्ट्रा उसको मिल पाएंगी। तो कौन सी टेक्निक वो यूज़ करेगा, ही विल यूज़ दैट टेक्निक इन विच ही विल गेट मिनिमम कॉस्ट। ओके, जिसमें उसको मिनिमम कॉस्ट मिलेगी वही टेक्निक वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, सिंपल उन्हीं लोगों के लिए वो प्रोडक्शन करेगा जो उसके प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हों। जितना वो मार्केट में अपना प्रोडक्शन अपना मार्केट में उतार रहा है, जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे जो लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं उन्हीं लोगों के लिए वो प्रोडक्शन अपनी करेगा। प्रोड्यूसर हमेशा अपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट को ही देखता है, जहाँ पर उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उसी चीज़ के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। तो मार्केट इकोनॉमी में व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, ये तीनों डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर ओनली। नेक्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, ये वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो प्लानिंग है वो कौन करता है, एक अथॉरिटी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो अथॉरिटी ऑथराइज्ड होती है। ठीक है, वही ऑथराइज्ड अथॉरिटी
सारे के सारे प्लान्स बनाती है। ये ज़्यादातर किसके ऊपर बेस्ड होती है? सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर ये ज़्यादा अपने डिसीज़न बेस करती है। अपने डिसीज़न वही लेती है जिसमें सोसाइटी को ज़्यादा फ़ायदा हो, मार्केटियर को नहीं, प्रोड्यूसर को ये कंसिडर नहीं करती है। ये किसको कंसिडर करती है? ये सोसाइटी के वेलफेयर को, सोशल वेलफेयर को कंसिडर करती है सबसे ज़्यादा। तो इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। आधा हमने इसी में समझ लिया है, जैसे कि इसके मीनिंग था। अब इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। डिटेल में कैसे? व्हाट किस चीज़ की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी प्रोडक्शन करेगी? ये उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेगी जिसमें सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। जहाँ पर जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर? हाउ टू प्रोड्यूस, ये कौन सी टेक्निक अपनाएगी? ये वो टेक्निक अपनाएगी जिससे जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। मतलब ये ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूज़ करती है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर whom, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो लोअर क्लास हैं और स्टारवेशन और हंगर की वजह से, भूखमरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और कई लोग जिसकी वजह से मतलब मान लीजिए मरने तक की नौबत आ गई है भूखमरी की वजह से। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना भी खा सके। उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वो कोशिश करेगी। कौन सी इकोनॉमी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, तीनों सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं। किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगी? उस चीज़ का जिसमें सोशल वेलफेयर सबसे ज़्यादा हो, उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन वो सबसे ज़्यादा करेगी। हाउ, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो लोग बिल्कुल ही ऐसी हालत में हैं जो हंगर और स्टारवेशन से मरने की हालत में है, उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। पुअर सेक्शन को थोड़ा अपसाइड लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, पूरा अपसाइड तो नहीं ला सकती, लेकिन धीरे धीरे करके पुअर सेक्शन की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देगी और धीरे धीरे करके उनको ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेगी, ताकि वो इतने लायक तो हो जाएं कि खुद का 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए हमारा देश किस इकोनॉमी के पे बेस्ड है? यस, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इसमें क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन दोनों का ही मिक्सचर होता है। मिक्सचर मीन्स इन दोनों के जो मेरिट्स हैं वो तो हमने अडॉप्ट कर लिए, जो भी इनके फ़ायदे थे, लेकिन जो डीमेरिट्स हैं उनको अवॉइड कर दिया। कैसे? अब देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमारे कुछ सेक्शन को तो प्रोड्यूसर्स के पास छोड़ दिया जाता है कि वही डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्शन करना है, किस टेक्निक से करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। कुछ एरिया को, कुछ सेक्शंस को, कुछ सेक्टर्स को प्रोड्यूसर के हवाले छोड़ दिया जाता है, और कुछ सेक्टर्स को जो गवर्नमेंट है हमारे देश की वो अपने अंडर रखती है, ताकि जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर भी कंसिडर किया जा सके। ठीक है, तो इसमें दोनों के मेरिट्स आ गए। प्रोड्यूसर का भी हमें फ़ायदा देखा और सोसाइटी का भी हमने फ़ायदा देखा। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों ही इकोनॉमीज मिक्स होके आती है। इसमें प्रोड्यूसर को भी खुली छूट होती है कि वो अपना प्रोडक्शन का व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, ये तीनों चीज़ें अच्छे से देखें, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले उसकी प्रोडक्शन करें, और जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए कौन ज़्यादातर चीज़ों को रखती है, कौन सामने लाती है, वो हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, कुछ सेक्टर्स को अपने पास ही रखती है ताकि जो सभी जो सेक्शंस हैं उनको इक्वली क्या किया जा सके, नॉमिनल रेट पे कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व,
देखिए बेटा, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग देखेंगे। कर्व है, मीनिंग नाम से ही पता चल रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये एक ऐसा कर्व है जो हमें कोई भी दो गुड्स या दो प्रोडक्ट्स के बीच में उनका अलग अलग आउटपुट का कॉम्बिनेशन दिखाता है। किस वक्त? जब हमें रिसोर्सेज गिवन हो, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना हो और जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फुल्ली यूटिलाइज्ड हों। ठीक है, दीज आर द अजम्पशंस ऑफ पीपीसी और यू कैन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए सिंपल स्टेटमेंट में मीनिंग देखिए इसका। अब पीपीसी इज अ कर्व, पीपीसी एक ऐसे कर्व है विच मेजर्स, जो मापती है क्या? द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ टू गुड्स। दो कोई भी हमने गुड्स लिए, दो कोई भी हमने प्रोडक्ट्स लिए, उसका मैक्सिमम आउटपुट व्हेन यूजिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट। हमारे पास जो इनपुट है वो फिक्स अमाउंट में है। ठीक है, फिक्स अमाउंट में जो इनपुट है उनको यूज़ करके हम उससे मैक्सिमम आउटपुट कितना निकाल सकते हैं। सिर्फ दो गुड्स की बात करेंगे हम इसमें, तीसरे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम किस में दिखाते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। इसके तीन अजम्पशन है, ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इट्स रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज हमेशा गिवन होंगे। रिसोर्सेज कौन से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग इज गिवन इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। मतलब जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में यूज़ कर रहे हैं उसका फुल्लर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उससे एक्सेस हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं है मीन्स हम उन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं है, इट मीन्स हम जितना हमारा मैक्सिमम आउटपुट है सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे एक्सेस हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्लियर? आ जाइए, इसको अब हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बनाया है, यू कैन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल है ये। इसके अंदर मैंने दो प्रोडक्ट्स लिए, दो गुड्स लिए हैं, एक एप्पल और एक ऑरेंज। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, राइस एंड वीट ले सकते हैं, वीट और क्लोथ ले सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी दो गुड्स ले सकते हैं, या गुड्स एक्स वाई भी ले सकते हैं, एक्स वाई में कोई भी आ जाएगा। ठीक है ना? एप्पल है, देखिए हमने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ ली हैं। यहाँ पर हमने गुड्स लिए हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस। इधर पॉसिबिलिटी ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ तक हमने 6 पॉसिबिलिटीज़ ली हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी मीन्स क्या क्या कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं विद दीज 2 गुड्स ओनली। ठीक है, 2 गुड्स के साथ हम किस किस कॉम्बिनेशन के तौर पर आउटपुट हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़, अगर हम सिर्फ अपने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं सिर्फ एप्पल के प्रोडक्शन में लगा दें, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं अगर हमने सभी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एप्पल की प्रोडक्शन में लगा दिए, ऑरेंजेस की प्रोडक्शन हमने की ही नहीं है, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन एप्पल की कितनी होगी? 1 लाख। इट इज़ इन टन्स, ये टन्स में है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एप्पल की प्रोडक्शन में लगाएं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड कर लें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 10 हैं। अगर हमने 10 के 10 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एप्पल के प्रोडक्शन में लगा दिए तो हमारे पास 1 लाख टन एप्पल मिल जाएंगे।
ऑरेंजेस की हमने प्रोडक्शन की ही नहीं है। नेक्स्ट केस, हमने 10 थी इधर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हमें एप्पल भी चाहिए, हमें ऑरेंज भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसके लिए हमने 8 और इसके लिए 2, 10 को हमने डिवाइड कर लिया 8 और 2 में, ठीक है। मीन्स 8 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमने लगाए एप्पल की प्रोडक्शन के लिए और 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हमने ऑरेंज की प्रोडक्शन के लिए। उस केस में, उस पॉसिबिलिटी में हमारे पास कितनी प्रोडक्शन आएगी? एप्पल तो होगा हमारे पास 80,000 टन और ऑरेंज कितना होगा? 4,000 टन। इसकी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हमें ऑरेंज कितना मिलेगा? 4,000 टन और एप्पल कितना मिलेगा? 80,000 टन। क्लियर? अब देखिए इनका कॉम्बिनेशन हम और भी बना सकते हैं। अभी हमने इसमें क्या किया था, एप्पल को हमने 8 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे, ऑरेंज को हमने 2 दिए थे। अब मान लीजिए हमने फिर से चेंज कर लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगे, हम कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गिवन 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू एप्पल एंड 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द ऑरेंजेस। हमने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो ऑरेंज की प्रोडक्शन में लगा दिए और 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एप्पल की प्रोडक्शन में लगा दिए। तो उस वक्त हमारा जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन की, आउटपुट की, वो क्या होगी? 65,000 टन तो हमारा एप्पल होगा और 8,000 टन हमारा प्रोडक्शन ऑरेंजेस का होगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और एनहांस करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 6 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो एप्पल की प्रोडक्शन में लगाए। 6 फैक्टर्स तो हमारे एप्पल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं और 4 फैक्टर्स हमारे ऑरेंज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। एट दैट टाइम हाउ मच वी आर गेटिंग in the production of apple? We are getting 40,000 ton output of apple and 13,000 ton output of orange. Clear? 40,000 टन तो हमें एप्पल की प्रोडक्शन मिलेगी और 13,000 टन हमें ऑरेंज की प्रोडक्शन मिलेगी। अब देखिए इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा और चेंज करते हैं। अब हमने एप्पल की प्रोडक्शन में कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए। अभी तक हम एप्पल की प्रोडक्शन में ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे थे ना। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो एप्पल की प्रोडक्शन में लगाए और 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑरेंज की प्रोडक्शन में लगाए। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या निकलता है। पॉसिबिलिटी ई बनेगी हमारी 22,000 टन तो हमारी एप्पल का आउटपुट आ रहा है और 16,000 टन हमारा ऑरेंज का आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पर एप्पल के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम करते जा रहे हैं, हमारी एप्पल की प्रोडक्शन भी कम होती जा रही है। वहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने ऑरेंजेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, उतनी ही इसकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। अब देखिए जब हमने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए एप्पल की प्रोडक्शन में, वी गेट एन आउटपुट ऑफ 22,000 टन एप्पल एंड व्हेन वी आर इन्वॉल्विंग 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, वी आर गेटिंग 16,000 टन्स ऑफ एप्पल एज एन आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अवर पॉसिबिलिटी एफ। जब हमने 10 के 10 फैक्टर्स, जो 10 के 10 हमारे फैक्टर्स हैं, हमने किसकी प्रोडक्शन में लगा दिए? ऑरेंजेस की प्रोडक्शन में लगा दिया। एप्पल के प्रोडक्शन में हमने एक भी फैक्टर यूज़ नहीं किया। सारे फैक्टर्स हमने किसकी प्रोडक्शन में लगा दिए? ऑरेंजेस की प्रोडक्शन में। सो एट दैट टाइम हाउ मच वी आर गेटिंग आउटपुट ऑफ ऑरेंज एज 20,000 टन। हमारे पास ऑरेंजेस का आउटपुट कितना आएगा? 20,000 टन। क्लियर? ये हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस ऑफ द 2 गुड्स, 2 डिफरेंट गुड्स ओनली। सिर्फ 2 गुड्स में हम इसमें
कंपैरिजन करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमारा पीपीसी कर्व बनाया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, दिस इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमारा इस तरीके से बनेगा, दिस वन AE, सॉरी AF, नॉट E, AF इज अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ए पॉसिबिलिटी हमारी इधर गिवन है, जब हमारी ज़ीरो प्रोडक्शन थी ऑरेंजेस की, उस वक्त हमारी एप्पल की प्रोडक्शन 1 लाख थी। इन पॉइंट बी वी हैव 80,000 टन्स ऑफ एप्पल एज एन आउटपुट एंड 4,000 टन्स ऑफ ऑरेंजेस एज एन आउटपुट इफ वी यूज सेकेंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, थर्ड पॉसिबिलिटी बोल दीजिए, कॉम्बिनेशन बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा, C 65,000 टन हमें एप्पल मिल रहे थे, 8,000 टन हमें ऑरेंजेस मिल रहे हैं। D इसके अंदर 40,000 टन, देखिए 14,000 टन एंड 13,000 टन, 40,000 टन हमें एप्पल मिल रहा है और 13,000 टन हमें ऑरेंजेस मिल रहे हैं। सिमिलरली E कॉम्बिनेशन में 22,000 टन हमें एप्पल मिल रहे थे, 16,000 टन हमें ऑरेंजेस मिल रहे हैं। और अब जब हमने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ऑरेंजेस की प्रोडक्शन में लगा दिए, देन वी गेट F पॉसिबिलिटी एज 0, तो हमें एप्पल मिलेंगे और ऑरेंजेस हमें 20,000 टन एज एन आउटपुट मिल जाएंगे। क्लियर है? ये कर्व क्लियर है आप लोगों को? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने जो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्रिएट की हैं, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, उसको कर्व के अंदर लेकर आना है। ठीक है? ये कर्व हमेशा आपका इस शेप का रहेगा, इस तरीके से। ठीक है? अब देखिए हमारा यहाँ पे एक पॉइंट भी गिवन है, दैट इज द पॉइंट G। इट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट कौन सा होता है? ये वो आउटपुट होता है जो कोई भी इकोनॉमी अटेन कर ही नहीं सकती विद द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, उसकी हेल्प से जी तो कर ही नहीं सकती। क्या कर सकती है? यहाँ तो जो ये पीपीसी कर्व है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, इसको अटेन कर सकती है। इट इज़ अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, इट इज़ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। A B C D E F ये सब अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट हैं। ठीक है? इसके अंदर के भी आउटपुट अगर हम निकालते हैं, बट उसमें क्या होंगे, रिसोर्सेज हमारे फुल्ली यूटिलाइज नहीं होंगे। तो हमेशा पीपीसी कर्व पे हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट आएंगे, और अनअटेनेबल मीन्स जिसको हम अटेन अचीव नहीं कर सकते, वो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट इस कर्व से बाहर होगा। ठीक है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ डू आस्क मी। सो फॉर टुडे आज तक के लिए इतना ही करेंगे हम। इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में और डिटेल में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका जो वर्क है, होमवर्क है, आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कर्व बनाना है अपनी फेयर नोटबुक में, शेड्यूल बनाना है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन लिखनी है एंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी। ठीक है? आज का वर्क आपका यही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।